नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कार्यक्रम होना है। 1 दर्जन से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी बछरावा विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं करेंगी। साथ ही प्रत्याशी राहुल गांधी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। तो रायबरेली में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस की महासचिव है, वो आज धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगी। अपने भाई और कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए दर्जन से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी। बछरावा विधानसभा में प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाएं करेंगी और अपने भाई और रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी और मतदान की लोगों से अपील करेंगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा था। साथ ही जहां एक तरफ लड़ाई रायबरेली में राहुल गांधी और बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के बीच है, वहीं राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली पहुंच रही हैं। राजू तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू, अगर बात करें, आज प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली पहुंच रही है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। क्या कुछ प्रियंका गांधी का आज का कार्यक्रम? जी बिल्कुल, बता दें रिया, जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार 2 दिन से रायबरेली में स्थित भुएमो गेस्ट हाउस में डटी हुई है। अभी तक वो कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करती रही, लेकिन आज वो 11 बजे भुएमो गेस्ट हाउस से निकलकर बछरावा विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं करेंगी। बता दें कि लगभग 16 सभाएं उनकी निश्चित हुई है और 16 सभाओं को लेकर वो आज संबोधित करेंगी, जनता से समर्थन मांगेगी और जनता से अपने भाई राहुल गांधी और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग करने को लेकर वो अपील करेंगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि वो लगातार 2 दिन से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं और जीत का मूल मंत्र दे रही हैं। ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जिस तरह से रायबरेली में अपना डेरा डाल चुकी हैं, ऐसे में साफ तौर से तस्वीरें निकलकर जो सामने आ रही वो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति तय कर रही हैं। रायबरेली और अमेठी को लेकर उन्होंने कमान भी संभाली। उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि रायबरेली और अमेठी में उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा और 5वें चरण के चुनाव तक वो रायबरेली में ही रहेंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनमें भी उत्साह देखने को मिला है। साफ तौर पर जिस तरह से प्रियंका गांधी के द्वारा देखा गया कि वो कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों को याद दिलाई अपनी पैतृक जिस तरह से जमीन है ये रायबरेली, उसको लेकर उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उनको याद दिलाया कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और इसके बाद इंदिरा गांधी की जमीन है, ये कहीं ना कहीं इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। राजू, इससे पहले हमने 2017 में भी प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में चुनावी कैंपेन देखा था, लेकिन अगर बात की जाए अभी की 2024 लोकसभा चुनाव की, और खासकर बात तब जब रायबरेली में जो है राहुल गांधी चुनावी रण में है, तो किस तरह से ये वाला जो इलेक्शन कैंपेन है ये पिछले वाले से अलग है? जी देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी पहली बार, क्योंकि इससे पहले वो अमेठी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2019 में वो शिकस्त खाए, उसके बाद ये रायबरेली से पर्चा दाखिला किया। क्योंकि सोनिया गांधी यहाँ से रहती थी और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि विरासत संभालने को लेकर राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने स्वयं बागडोर संभाली है और चुनावी मैदान में कूद चुकी है, तो ऐसे में उनके द्वारा साफ तौर से जैसे कि कार्यकर्ता सम्मेलन हो या नुक्कड़ सभाएं हो, बड़ी संख्या में उनके द्वारा नुक्कड़ सभाएं लगाई जा रही हैं। 1 दर्जन से अधिक यानी 16 नुक्कड़ सभाएं आज वो बछरावा विधानसभा में करेंगी। तो ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से उनके द्वारा ये लगातार इस तरह के कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, उससे बिल्कुल तस्वीरें साफ हो रही हैं कि उनकी जो रणनीति है वो बड़ी रणनीति है और ऐसे में वो साफ तौर पे राजू यही वजह भी है और यही चीज प्रियंका गांधी ने कहा भी था कि मैं अच्छे से इलेक्शन कैंपेन में अपना फोकस करना चाहती हूँ, यही वजह है कि चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। प्रचारक के रूप में कांग्रेस की तरफ से पूरा बागडोर संभाल चुकी है और खासतौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर वो लगातार ऐसे एक्शन मोड में दिख रही है और उनका साफ तौर पे कहना भी है
कि रायबरेली और अमेठी जो है वो कांग्रेस की विरासत है, कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस की जमीन है। तो ऐसे में इसको मजबूत करने के लिए वो स्वयं रायबरेली में जुटी हुई है। इसके बाद वो अमेठी भी दौरा करेंगे और अमेठी में भी अपने जो कांग्रेस के करीबी प्रत्याशी केएल शर्मा बनाए गए हैं उनके लिए भी वोट मांगेगी। तो साफ तौर पे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे निश्चित ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी को उनके द्वारा निशाना बनाकर यहाँ का किला मजबूत करने के लिए वो लगातार अमेठी। बिल्कुल राजू, जिस दिन अमेठी और रायबरेली दोनों में ही नामांकन भी हुआ था उस दिन उन्होंने यही चीज प्रियंका गांधी ने साफ कही थी कि अब मैं पूरा समय अमेठी और रायबरेली को दूंगी। तो कहीं ना कहीं फोकस या जो फोकस है वो इस बात पर है कि किस तरह से अपने खोए हुए गढ़ अमेठी को वापस पाया जाए और रायबरेली को बचाया जाए। पहले भी कहा था कि रायबरेली और अमेठी दोनों को मजबूत करने के लिए आएंगी और वो पूरी तरह से देखा जा रहा है कि जो भूएमो गेस्ट हाउस है वो छावनी में तब्दील हो गया है। लगातार रातों दिन वहां पे कार्यकर्ता सम्मेलन देखने को मिल रहा है और बड़ी तादाद में वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में साफ तौर से जिस तरह से 2019 में कांग्रेस का गढ़ जो अमेठी था उसका किला भेद कर स्मृति ईरानी ने वहां पर कमल खिलाया था, लेकिन इस बार उसी को मजबूत करने के लिए वहां से कांग्रेस के करीबी जो केएल शर्मा है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनको भी मजबूत करने के लिए और जो खोया हुआ किला उसको दोबारा। बिल्कुल राजू, यहाँ पर बात यही है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी आज अपने परंपरागत सीट, जो गांधी परिवार की परंपरागत सीट है रायबरेली, वहां पहुंच रही है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे और भाई और कांग्रेस से प्रत्याशी राहुल गांधी के पक्ष में जन समर्थन वहां से हासिल करेंगी। देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी का यह दौरा कितना सफल साबित होता है और कितना असर इसकी वजह से देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। वहीं आकाश आनंद पर मायावती ने बड़ा एक्शन लिया है। आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। अब मायावती के उत्तराधिकारी भी नहीं है आकाश आनंद। आकाश को दोनों जिम्मेदारियों से हटाया गया है। पूर्ण परिपक्वता आने तक दोनों अहम जिम्मेदारियों से आकाश अलग रहेंगे, ऐसा मायावती का कहना है। आपको बता दें कि सीतापुर में दिए भाषण के बाद आकाश आनंद पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद पहले मायावती ने सख्त एक्शन लेते हुए आकाश आनंद की सभी रैलियां रद्द कर दी। इसके बाद अब एक और एक्शन लेते हुए आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। साथ ही उत्तराधिकारी भी अब आकाश आनंद नहीं होंगे फिलहाल के लिए, ऐसी जानकारी मिल रही है। मायावती का कहना है कि पूर्ण परिपक्वता आने तक दोनों अहम जिम्मेदारियों से आकाश अलग रहेंगे। इस संबंध में मायावती ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। आपको बता दें कि एक्स पर लिखते हुए मायावती ने लिखा है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों ही अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। तो ये बड़ा ट्वीट जो कि मायावती ने किया है और साफ तौर पर आकाश आनंद को दोनों ही अहम जिम्मेदारियों से, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी और उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी, दोनों ही जिम्मेदारियों से फिलहाल के लिए मायावती ने अलग कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों आकाश आनंद ने सीतापुर में एक चुनावी जनसभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद मायावती ने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए आकाश आनंद को दोनों ही जिम्मेदारियों से फिलहाल के लिए अलग कर दिया है। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, एक तरफ मायावती ने पहले आकाश आनंद की रैलियां रद्द की, दूसरी तरफ अब दोनों ही जो अहम जिम्मेदारी है यानी बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी, दोनों ही जिम्मेदारियों से फिलहाल के लिए आकाश आनंद को अलग कर दिया है। क्या माना जाए इससे? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से
बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो काफी सक्रिय थे लोकसभा चुनाव में और वह जो है काफी एक्टिव नजर आ रहे थे और उनके जिम्मे 2 दर्जन से अधिक चुनावी रैली संपन्न कराने की जिम्मेदारी बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें दी थी। लेकिन सीतापुर में जिस तरह से विवादित भाषण और हेट स्पीच के मामले में उन पर FIR दर्ज हुई, उसके बाद ही बसपा पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई और सूत्रों का यह दावा है कि आकाश आनंद को बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली भेज दिया और साथ ही साथ जो उनकी बची खुची 4 रैलियां थी उसको भी रद्द कर दी गई। अब पूरी तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है लोकसभा चुनाव की। लेकिन इसके पहले, इसके पीछे जो षड्यंत्र कहा जा सकता है या फिर जो इसके अंदर खाने की बात है, उसके पीछे साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को पूरी तरह से सेफ कर लिया है। उनका यह मैसेज है कि यानी मोहम्मद आसिफ एक तरफ बीएसपी के छवि को सुरक्षित रखा है और दूसरी तरफ आकाश आनंद की भी इस छवि को सुरक्षित रखते हुए कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल लिया है, जो कदम बसपा प्रमुख मायावती ने उठाया है। और बता दूं कि बसपा प्रमुख मायावती जो है राजनीति की माहिर खिलाड़ी मानी जाती है और सहमत का खेल खेलने में उनसे बेहतर कोई माना नहीं जाता है। और सहमत के चलते ही खासकर समाजवादी पार्टी की बसपा प्रमुख मायावती ने टेंशन भी बढ़ा दी। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, सीतापुर का मामला हुआ, उसके बाद भी आकाश आनंद के तेवर नरम नहीं पड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया था कि जो लोग डर रहे हैं वही उन पर FIR दर्ज करा रहे हैं। लेकिन दूर अंदेशा रखने वाली बसपा प्रमुख मायावती को यह लगा कि आकाश आनंद पर अभी यह पहला मुकदमा दर्ज हुआ और इससे कहीं न कहीं बसपा की छवि भी धूमिल हो रही है ना बयानों को लेकर। तो बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा कदम उठाया। पहले तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी पद से आकाश आनंद को हटाया, फिर उसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से उन्हें हटा दिया। और यह लेकिन मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि फिलहाल के लिए जो दोनों जिम्मेदारियां हैं, यानी बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी, उन दोनों से ही मैं आकाश आनंद को अलग करती हूं। क्या माना जाए, यानी जब भी वापस ये जिम्मेदारियां दी जाएंगी तो आकाश आनंद को ही दी जाएंगी? जी बिल्कुल, यह जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट डाल है, लिखा कि अभी आकाश आनंद मिच्योर नहीं है, जब वह मिच्योर हो जाएंगे तो उन्होंने इशारा भी किया है कि उन्हें एक बार फिर से उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उनका साफ इशारा है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी की छवि और आकाश आनंद को सेव करने के लिए यह कदम उठाया है, ऐसा राजनीतिक गलियारे में पूरी तरह से चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मायावती के इस कदम को लेकर खासकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से हमलावर भी हुई है। संजय सिंह ने एक एक्स पर पोस्ट डाला और कहा कि हाथी की सूंड में कमल है। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भले ही खुले तौर पर बसपा प्रमुख मायावती, बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, एक तरफ मायावती ने कदम उठाते हुए बसपा की छवि को बचाया है, वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद को भी सेव किया है और अब इसी को लेकर सियासत भी जोरों से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का अघोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं और इसीलिए जब जेल में आता है, जैसे निर्णय करना चाहती हैं वैसा निर्णय कर लेती हैं।
क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी के कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? या आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है। बिना परमिशन हुआ था बार बालाओं का अश्लील डांस, जिसके बाद पुलिस ने प्रधान सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिना परमिशन बार बालाओं के डांस कराने पर ये जो मामला है ये महंगा पड़ गया है। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई थी और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। आचार संहिता उल्लंघन का पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामला हथगाम थाना क्षेत्र के लाल का पुरवा का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहपुर से बड़ी खबर है, जहां बीते दिनों एक पार्टी के दौरान ग्राम प्रधान का डांस करते हुए, बार बालाओं के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है, जिसमें बिना परमिशन के बार बालाओं का डांस का अश्लील वीडियो सामने आया था। पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित 3 लोगों के खिलाफ इस मामले में अब केस दर्ज कर लिया है। बिना परमिशन बार बालाओं का डांस कराना महंगा पड़ गया। ऐसे में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, वीडियो भी वायरल हुआ। आचार संहिता उल्लंघन का पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला हथगाम थाना क्षेत्र के लाल का पुरवा का बताया जा रहा है। फोन लाइन पर हमारे साथ भीम शंकर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भीम शंकर, जिस तरह से इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है और अब पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बताते चले, पूरा मामला फतेहपुर जिले के हथगाम थाना क्षेत्र के लालपुरा गांव का था, जहां पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई थी। वहां ग्राम प्रधान और आयोजक सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इंडिया वॉइस की खबर का असर देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी बिल्कुल भीम, जिस तरह से आपने बताया कि अब क्योंकि इंडिया वॉइस ने खबर चलाई, इसके बाद इस खबर का संज्ञान लिया गया और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। अब क्या माना जाए, जो ग्राम प्रधान है और उनके साथ जिन साथियों की जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, कितनी मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई? कहीं ना कहीं पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि दरअसल मुकदमा दर्ज होते ही ग्राम प्रधान व 2 साथियों में काफी भगदड़ मच गई कि आखिर मुकदमा क्यों लिख गया है। ठीक है भीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राम गोपाल यादव के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि राम गोपाल यादव के मुंह से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो, वो प्रभु की महिमा को नहीं समझे। उनका बयान जनता को आक्रोशित करने वाला है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि इसी चुनाव में राम भक्त और राष्ट्र भक्त उनकी सनातन विरोधी गठबंधन को जवाब देगा। सनातन विरोधी अलायंस को हराएगा। सनातन विरोधी हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन राम गोपाल यादव जी के मुख से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो, वो प्रभु की महिमा को ना समझे, ये अपने आप में जनता को आक्रोशित करने वाला उनका वाक्य था। आज मैं एक राम भक्त के नाते निश्चित रूप से उनसे कहना चाहती हूँ कि इसी चुनाव में परिणाम उनको मिल जाएगा, जब राष्ट्र भक्त और राम भक्त उनकी सनातन विरोधी अलायंस को हराए। वहीं अब बात हरियाणा की सियासत से जुड़ी कर लेते हैं। हरियाणा सरकार पर फिलहाल तो संकट नहीं है, लेकिन 2 महीने पहले ही पास किया था उन्होंने फ्लोर टेस्ट, जिसके बाद सरकार अल्पमत में
लेकिन संकट नहीं है। 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में हमने देखा था कि कुछ 2 महीने पहले ही बीजेपी और जेजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद 5 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया था। लेकिन अब उन 5 में से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झटका जरूर लगा है, लेकिन फिलहाल संकट नहीं है, क्योंकि 2 महीने पहले ही फ्लोर टेस्ट पास किया था। सरकार अल्पमत में जरूर है, लेकिन संकट में नहीं है। जो छोटा कार्यकर्ता भी है, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, ऐसे भारी संख्या के अंदर कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अशोक सेरवाल जी, कुसुम सेरवाल जी और हमारे हरपाल कंबोज जी, सरदार हरपाल सिंह कंबोज जी, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।